नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन या सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो मेनली जो है हम ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड में सिंपल लीनियर रिग्रेशन मेथड और जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मेथड जो है दोनों को स्टडी करते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में मेनली आते हैं दो वेरिएबल, एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एक जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेनली इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको हम जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में स्टडी करते हैं। जबकि जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है उसमें एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि दो या फिर दो से ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हो सकते हैं। अब करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन analysis is a statistical tool that give us to ability to estimate the mathematical relationship between a dependent variable and an इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे मेनली जो है हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है उसको एस्टिमेट करते हैं। अब उसके बाद कि हम जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यूज क्यों करते हैं। तो फर्स्ट है कि अगर दो वेरिएबल के बीच मान लीजिए कि प्राइस और डिमांड, अगर उन दोनों के बीच हमें रिलेशन का पता लगाना है तो उसके लिए हम जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज़ करेंगे। फिर दूसरा है कि अगर उनकी वैल्यू को हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है, अगर उनकी वैल्यू का पता लगाना है तो उसके लिए भी जो है हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है यूज़ करते हैं। या फिर फोरकास्ट करने के लिए किसी वैल्यू को, उसके लिए भी हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दो शब्द यूज किए गए हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम जो है इकोनोमेट्रिक्स में रिग्रेसेंट बोलते हैं और उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम रिग्रेसर बोलते हैं या फिर उसका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी जो है वो बोलते हैं। फिर इसके बाद है एजम्पशन ऑफ SLR कि मेन जो है चार एजम्पशंस यहाँ पे बताई गई हैं। किसी भी SLR मॉडल में ये चार एजम्पशन ज़रूर होती हैं। फर्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कि जो वेरिएंस होता है वो होमोजीनियस यहाँ पे होता है। वेरिएंस होमोजीनियस होगा। वेरिएंस होता है कि हमारे डाटा सेट की विस्तार करने की डिग्री क्या है, ठीक है, वो होगा हमारा वेरिएंस। तो उसको होमोजीनियस करने के लिए यानी उसको सेम करने के लिए हम SLR मॉडल यूज करते हैं। फिर है सेकंड कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन कि इसमें जो ऑब्जर्वेशन होगी वो काफ़ी जो है इंडिपेंडेंस होगी। फिर उसके बाद है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी में हम ये देखते हैं मेनली कि वेरिएबल को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी मॉडल में हम जब नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो कोई भी वेरिएबल जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही जो है वो मेज़र किया जाता है। फिर उसके बाद जो है लिनियरिटी कि हमारे वेरिएबल के बीच यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के बीच जो है वो लीनियर रिलेशनशिप होगा। बिल्कुल जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा कि अगर वो बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ जाएगा, वो कम हो रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल एक सीधा जो है रिलेशन इनमें होगा। फिर इसके बाद करते हैं सिंपल लीनियर इक्वेशन। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन मेनली हम जो है किसी भी मॉडल में ये यूज करते हैं वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स आई। लेकिन जब हमारा जो सिंपल लीनियर इक्वेशन जो है वो इकोनोमेट्रिक्स की फॉर्म में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे साथ जो है एक वेरिएबल और जो है वो ऐड हो जाता है। वो होता है हमारा म्यू आई। म्यू आई होता है, म्यू आई को हम रैंडम एरर या फिर एरर टर्म या फिर सोकास्टिक जो है वेरिएबल भी कह देते हैं। अब यहाँ पे बीटा जो है, बीटा नॉट जो है, बीटा नॉट हमारा इंटरसेप्ट है, जबकि बीटा वन जो है वो हमारा स्लॉप कोफिशिएंट है, जिसे एक डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है एक लीनियर रिलेशनशिप है। यहाँ पे हमारा y वेरिएबल, यहाँ पे हमारा x वेरिएबल है और यहाँ पे ये जो है ये हमारा इंटरसेप्ट है यानी कि बीटा नॉट, ये हमारा बीटा नॉट है।
जबकि यहाँ पे जो हमारा स्लोप कोफिशिएंट होगा इसको हम बीटा 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बीटा 1 होगा। अब y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसके अलावा जो एरर टर्म है, एरर टर्म इसको हम नेक्स्ट जो है स्टेप में करेंगे। तो चलिए देखते हैं एरर टर्म क्या होती है। तो यहाँ पे एन एरर टर्म इज रेजिडुअल वेरिएबल, जो हमारी एरर टर्म होती है उसको रेजिडुअल भी बोल दिया जाता है, विच इज़ क्रिएटेड व्हेन द मॉडल डज नॉट फुली रिप्रेजेंट द एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। कि कई बार क्या होता है कि हम अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है उसको शो नहीं कर पाते हैं। तो उस एरर को या फिर उस कमी को पूरा करने के लिए हम जो है एक रैंडम वेरिएबल का जो है हम एक एरर जो है वेरिएबल का यूज़ करते हैं, एरर टर्म का यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी म्यू आई। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट्स जो एक ऊपर हैं फिर नीचे ऊपर नीचे, ये मेनली ये शो करते हैं कि कई बार जो है हम अपने डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सही जो है वो मेजर नहीं कर पा रहे हैं, कभी थोड़ी ऊपर जा रहा है कभी थोड़ा नीचे आ रहा है। तो इन सब को कंप्लीट करने के लिए हम जो है एक एरर टर्म जो है यहाँ पे ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मॉडल में जो कमियाँ आएंगी या फिर जो हमारे मॉडल में एरर आएंगे वो सभी जो है यहाँ से सभी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये थी हमारी एरर टर्म। अब इसके बाद करते हैं एनम्पशन ऑफ द लीनियर स्टोचैस्टिक रिग्रेशन मॉडल। अभी तक जो पहले एनम्पशन की थी वो सिंपल जो है एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एनम्पशन थी, लेकिन अब जो यहाँ पे एनम्पशन हम करेंगे ये वो एनम्पशन है जब स्टोचैस्टिक टर्म जो है यानी कि रैंडम एरर जो है हमारे मॉडल में आ जाता है, ठीक है, यूज होने लग जाता है। तो तब कौन कौन सी एनम्पशन होती हैं, तो मेनली यहाँ पे दो एनम्पशन में इनको डिवाइड किया गया है। एक स्टोचैस्टिक एनम्पशन, स्टोचैस्टिक एनम्पशन में मेनली जो हम यू आई म्यू आई के साथ जो रिलेशनशिप होगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यानी कि मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो इनको जो है यहाँ पे हम देखेंगे। जबकि अदर एजम्पशन जो है उनमें सभी केवल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या जो है डिपेंडेंट वेरिएबल इनको जो है इनके रिलेशनशिप को देखेंगे। तो ये है हमारी स्टोचैस्टिक एजम्पशन। फर्स्ट एजम्पशन है कि यू इज़ अ रैंडम रियल वेरिएबल, कि हमारा जो म्यू आई होता है वो एक रैंडम रियल वेरिएबल है। अगर हम उसकी वैल्यू को देखते हैं मेनली कि वो कम है या ज़्यादा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वो सिर्फ एक चांस पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि हम उसको रैंडमली जो जब चूज़ करते हैं तो ये सब चीज़ें जो है उस चांस पे डिपेंड करती हैं कि हम उसको कम लेंगे, ज़्यादा लेंगे, ज़ीरो लेंगे, ये सब चीज़ें। तो फिर सेकंड जो है द मीन वैल्यू ऑफ म्यू इन एनी पार्टिकुलर पीरियड इज़ ज़ीरो, कि किसी टाइम पे जो म्यू की वैल्यू होती है वो मीन वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। अब मान लीजिए कि फ़र्स्ट टाइम हमने म्यू को एस्टिमेट किया, फर्स्ट सैम्पल साइज़ है उसमें हमने म्यू को एस्टिमेट किया तो उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाती है। सेकंड सैम्पल लिया उसमें हमने इसको एज्यूम किया तो वो जो है हमारी लेस देन ज़ीरो आ जाती है। तो ऐसे ही जब हमारी वैल्यू लेस देन ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो हमारी म्यू की वैल्यू आती रहेगी, तो जब लास्ट में हम उसका मीन निकालेंगे, ठीक है, यानी कि उसकी मीन वैल्यू जब लास्ट में निकाली जाएगी तो वो हमारी जो है ज़ीरो आएगी, क्योंकि इसमें हमने सभी म्यू को ऐड कर दिया है और सभी जो ऑल म्यू आएंगे उनको जब हम उनकी पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी हमेशा मीन वैल्यू ज़ीरो आती है। फिर थर्ड है कि द वेरिएंस ऑफ म्यू इज़ कांस्टेंट इन ईच पीरियड, कि हमारा जो वेरिएंस होता है वो कांस्टेंट होता है। मीन यहाँ पे डायग्राम देखिए, मान लीजिए कि हमारा जो है स्टार्टिंग में एक्स वेरिएबल यहाँ पे है, जबकि वाई में जो है वो कितना भी चेंज हो सकता है, ठीक है।
कि एक्स वेरिएबल इतना है और वाई जो है वो हम कम फिर या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो वेरियांस म्यू की वैल्यू जो है वो हम जो है इसके बीच ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ए है और यहाँ कोई पॉइंट बी है, तो इस ए और बी के बराबर बीच में हम जो है उसकी वैल्यू ले सकते हैं म्यू की, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप कि अगर म्यू की एक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे हमारा जो म्यू है उसकी वैल्यू वहीं एग्जिस्ट करेगी इतने ही गैप पे, ठीक है। तो ये गैप और ये गैप जो है वो सेम होता है कि हम या तो जो म्यू की वैल्यू है उसको यहाँ पे एस्टिमेट कर ले या यहाँ पे एस्टिमेट कर ले या यहाँ पे एस्टिमेट कर ले, तो इनमें और इनमें जो ये गैप होगा इसी को वेरियांस बोला जाता है कि ये वेरियांस जो है लिनियरिटी में ये वेरियांस जो है वो सेम होगा। म्यू का जो वेरियांस है वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, सेम होगा। फिर फोर्थ एजम्पशन आती है, फोर्थ एजम्पशन है कि द वेरिएबल म्यू हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा जो वेरिएबल म्यू होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया कि हर जगह जो है हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेट करके या फिर उसको जो है ड्रॉ करके तब जो है अपने एक इक्वेशन बनाई है। तो यहाँ पे मेनली ये म्यू की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि म्यू जो है हर बार नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और यहाँ पे जो इक्वेशन दिखाई गई है ये इक्वेशन शो करती है कि म्यू सिमिलर एन ज़ीरो सिग्मा स्क्वायर यू। तो यहाँ पे ज़ीरो का मतलब है कि मीन जो होगा वो यहाँ पे म्यू का ज़ीरो होगा, जबकि जो सिग्मा स्क्वायर यू है वो दिखाता है कि वेरियांस ऑफ यू वो हमारा सिग्मा स्क्वायर यू होगा। अब इसके बाद है फिफ्थ एजम्पशन, द रैंडम टर्म ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन यू आई एंड यू जे आर इंडिपेंडेंट, कि यहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि मान लीजिए किसी एक टाइम में की गई ऑब्जर्वेशन है यू आई, म्यू की ऑब्जर्वेशन यू आई, और किसी दूसरे टाइम में की गई है यू जे, तो इन दोनों का एक दूसरे पे कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। दोनों जो है अपना अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है वो काम करती हैं, कोई भी किसी को जो है नेक्स्ट पीरियड में कोई भी एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। फिर सिक्स्थ एजम्पशन है कि यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, कि यू पे जो है यू इंडिपेंडेंट होता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, मीन्स उसका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे कोई भी जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसकी जो है 6A एजम्पशन है कि द एक्स आई आर अ सेट ऑफ फिक्स्ड वैल्यू इन द हाइपोथेटिकल प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सैम्पलिंग विच अंडरलाई द लीनियर रिग्रेशन मॉडल, कि यहाँ पे जब स्टार्टिंग में बोला कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का हमारे म्यू पर जो है कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जो हमारा एक्स आई होता है, अगर एक्स आई की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड वैल्यू हमेशा उसकी रहती है, क्योंकि कभी भी एक्स आई जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसकी वैल्यू जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। और इस वजह से यहाँ पे जब कोवेरियांस निकाला जाता है हमारे एक्स का और म्यू का, जब एक्स और म्यू का कोवेरियांस निकाला जाएगा तो वो हमारा जो है जीरो होगा। अब कोवेरियांस मेनली ये बताता है कि हम जो है दो वेरिएबल को कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, कि दो वेरिएबल जो है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो वैसे ही ये दिखाता है कि इनका अगर कोवेरियांस हम निकालेंगे तो वो यहाँ पे ज़ीरो आएगा। जैसे कि ये इक्वेशन दी गई है, कोवेरियांस एक्स म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे एस्टिमेशन कर दिया कि एक्स आई यानी कि जो है उसकी ट्रू वैल्यू माइनस में एस्टिमेटेड वैल्यू एक्स आई, ठीक है, फिर म्यू आई माइनस में एस्टिमेशन ऑफ म्यू आई। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि म्यू आई जो है वो हमारा ज़ीरो होता है। जब म्यू आई ज़ीरो होता है तो ये टर्म जो है कैंसिल हो जाती है। अब उसके बाद ओनली म्यू आई जो है वहाँ पे बच जाता है। तो म्यू आई के बाद अब जब हम इस एस्टिमेशन को और म्यू आई को
एस्टिमेशन और म्यू आई को जो है इनके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आती है एस्टिमेशन एक्स आई म्यू आई माइनस में एस्टिमेशन एक्स आई एस्टिमेशन म्यू आई। अब यहाँ पे म्यू आई जो है एस्टिमेशन म्यू आई फिर से ज़ीरो हो जाता है तो ये टर्म जो है ज़ीरो बन जाएगी। अब ये टर्म बच गई है हमारे पास। इस टर्म में जब हम एस्टिमेशन करते हैं लास्ट में तो अब जो है एस्टिमेशन होगा म्यू आई का, क्योंकि एक्स आई जो है एक ट्रू वैल्यू है इसलिए इसको एस्टिमेट जो है इसका हम नहीं कर सकते हैं। तो जब दोबारा इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट की जाएगी तो हमारा जो कोवेरिएंस है वो ज़ीरो आएगा, यानी कि जो एक्स और म्यू है इनके बीच में कोई भी जो है रिलेशन यहाँ पे नहीं है। तो ये वेरिएंस जो है मेनली दो वेरिएबल के बीच जो है रिलेशनशिप को शो करता है कि उनके बीच वो दोनों जो है कितने एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि सेवंथ assumption, द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर मेजर्ड विदाउट एरर, कि हम जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है उसको बिना किसी एरर के भी मेज़र कर सकते हैं। अगर हम म्यू आई को अगर ना लें तब भी जो है हम अपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। तो अगर जब किसी का इफ़ेक्ट उस पर पड़ता ही नहीं है तो इस वजह से एरर टर्म का भी उस पर कोई इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है अदर एजम्पशन। एट्थ है द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर नॉट परफेक्टली लीनियरली कोरिलेटेड, कि अगर हम मान लीजिए कि किसी मॉडल में एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर हम एक्सप्लेनेटरी ले भी लेते हैं तो यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम जो है उनको परफेक्टली लीनियरली जो है रिलेटेड नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ केवल दो वेरिएबल के बीच ही हम लीनियर जो रिलेशनशिप है उसको निकाल सकते हैं। फिर नाइन्थ है द मैक्रो वेरिएबल शुड बी करेक्टली एग्रीगेटेड, कि यहाँ पे जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं मेनली जो वेरिएबल यूज़ होंगे वो एग्रीगेट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, यानी कि वो इंडिविजुअल्स आइटम का जो है सम होंगे हमारे मैक्रो वेरिएबल। फिर उसके बाद आता है कि द रिलेशनशिप बीइंग एस्टिमेटेड इज़ आइडेंटिफाइड, कि यहाँ पे हम जिस रिलेशनशिप को हमने एस्टिमेट करना है उसको ही आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उसके बारे में ही पता लगाएंगे, उनके बीच ही रिलेशनशिप को हम निकालेंगे और उनको ही जो है डाटा में हम यूज करेंगे। फिर द रिलेशनशिप इज़ करेक्टली स्पेसिफाइड, कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा वो करेक्टली स्पेसिफाइड होगा, यानी कि उसमें किसी भी टाइप का जो है एरर यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ की है या फिर कोई जो है वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो सभी जो है करेक्ट होंगे, उनमें कोई भी एरर जो है यहाँ पे नहीं होगा। तो ये थी हमारे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और उसकी assumptions। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।